साहित्य निधि में प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कहानी लिली। पद्मा के चंद्रमुख पर षोडश कला की शुभ्र चंद्रिका अम्लान खिल रही है। एकांत कुंज की कली सी प्रणय की बासंती मलय स्पर्श से हिल उठती विकास के लिए व्याकुल हो रही है। पद्मा की प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर उसके पिता ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पंडित रामेश्वर जी शुक्ल उसके उज्जवल भविष्य पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। योग्य वर के अभाव से उसका विवाह अब तक रोक रखा है। मैट्रिक परीक्षा में पद्मा का सूबे में पहला स्थान आया था। उसे वृत्ति मिली थी। पत्नी को योग्य वर न मिलने के कारण विवाह रुका हुआ है, शुक्ला जी समझा देते हैं। साल भर से कन्या को देखकर माता भविष्य शंका से कांप उठती हैं। पद्मा काशी विश्वविद्यालय के कला विभाग में दूसरे साल की छात्रा है। गर्मियों की छुट्टी है। इलाहाबाद घर आई हुई है। अब के पद्मा का उभार, उसका रंग रूप, उसका चितवन, चलन, कौशल, वार्तालाप पहले से सभी बदल गए हैं। उसके हृदय में अपनी कल्पना से कोमल सौंदर्य की भावना, मस्तिष्क में लोकाचार से स्वतंत्र अपने उच्छृंखल आनुकूल्य के विचार पैदा हो गए हैं। उसे निसंकोच चलती फिरती, उठती बैठती, हंसती बोलती देखकर माता हृदय के बोल वाले तार से कुछ और ढीली तथा बेसुरी पड़ गई हैं। एक दिन संध्या के डूबते सूर्य के सुनहले प्रकाश में निरभ्र नील आकाश के नीचे छत पर दो कुर्सियां डलवा माता और कन्या गंगा का रजत सौंदर्य एकटक देख रही थीं। माता पद्मा की पढ़ाई, कॉलेज की छात्राओं की संख्या, बालिकाओं के हॉस्टल का प्रबंध आदि बातें पूछती हैं। पद्मा उत्तर देती है। हाथ में है हाल की निकली स्ट्रैंड मैगजीन की एक प्रति। तस्वीरें देखती जाती है। हवा का एक हल्का झोंका आया। खुले रेशमी बाल सिर से साड़ी को उड़ाकर गुदगुदा कर चला गया। सिर ढक लिया करो, तुम बेहया हुई जाती हो, माता ने रुखाई से कहा। पद्मा ने सिर पर साड़ी की जरीदार किनारी चढ़ा ली। आंखें नीची कर किताब के पन्ने उलटने लगी। पद्मा, गंभीर होकर माता ने कहा। जी, चलते हुए उपन्यास की एक तस्वीर देखती हुई नम्रता से बोली। मन से अपराध की छाप मिट गई। माता की वात्सल्य सरिता में कुछ देर के लिए बाढ़ सी आ गई। उठते उच्छ्वास से बोली, कानपुर में एक नामी वकील महेश प्रसाद त्रिपाठी हैं। एक दूसरी तस्वीर देखती हुई पद्मा ने कहा, उनका लड़का आगरा यूनिवर्सिटी से एमए में इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। पद्मा ने सिर उठाया। आंखें प्रतिभा से चमक उठीं। तेरे पिताजी को मैंने भेजा था, वो परसों देखकर लौटे हैं। कहते थे लड़का हीरे का टुकड़ा, गुलाब का फूल है। बातचीत 10,000 में पक्की हो गई है। मोटर की आवाज़ पा पद्मा उठकर छत के नीचे देखने लगी। हर्ष से हृदय की तरंगें उठने लगी। मुस्कुराहट दबाकर आप ही में हंसती हुई चुपचाप बैठ गई। माता ने सोचा लड़की बड़ी हो गई है, विवाह के प्रसंग से प्रसन्न हुई है। खुलकर कहा, मैं बहुत पहले से तेरे पिताजी से कह रही थी, वो तेरी पढ़ाई के विचार में पड़े थे। नौकर ने आकर कहा, राजन बाबू मिलने आए हैं। पद्मा की माता ने एक कुर्सी डाल देने के लिए कहा। कुर्सी डालकर नौकर राजन बाबू को बुलाने नीचे उतर गया। तब तक दूसरा नौकर रामेश्वर जी का भेजा हुआ पद्मा की माता के पास आया। कहा, जरूरी काम से कुछ देर के लिए पंडित जी जल्द बुलाते हैं। जीने से पद्मा की माता उतर रही थीं। रास्ते में राजेंद्र से भेंट हुई। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पद्मा की माता ने कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, चलो पद्मा छत पर है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। राजेंद्र जज का लड़का है, पद्मा से 3 साल बड़ा, पढ़ाई में भी। पद्मा उत्सुकता से प्रतीक्षा में थी जब से छत से उसने देखा था। आइए राजेंद्र बाबू, कुशल तो है? पद्मा ने राजेंद्र का उठकर स्वागत किया। एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए हाथ से इंगित कर खड़ी रही। राजेंद्र बैठ गया, पद्मा भी बैठ गई। राजेंद्र, तुम उदास हो? तुम्हारा विवाह हो रहा है? राजेंद्र ने पूछा। पद्मा उठकर खड़ी हो गई। बढ़कर राजेंद्र का हाथ पकड़कर बोली, राजेंद्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जो प्रतिज्ञा मैंने की है, हिमालय की तरह उस पर अटल रहूंगी। पद्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मैगजीन खोल उसी तरह पन्नों में नज़र गड़ा दी। जीने से आहट मालूम दी। माता निगरानी की निगाह से देखती हुई आ रही थीं। प्रकृति स्तब्ध थी, मन में वैसी अन्वेषक चपलता। क्यों बेटा, तुम इस साल बीए हो गए? हंसकर पूछा। जी हाँ, सिर झुकाए राजेंद्र ने उत्तर दिया। तुम्हारा विवाह कब तक करेंगे तुम्हारे पिताजी, जानते हो? जी नहीं। तुम्हारा विचार क्या है?
आप लोगों से आज्ञा लेकर विदा होने के लिए आया हूँ। विलायत भेज रहे हैं पिताजी, नम्रता से राजेंद्र ने कहा। क्या बैरिस्टर होने की इच्छा है? पद्मा की माता ने पूछा। जी हाँ। तुम साहब बनकर विलायत से आना और साथ में एक मेम भी लाना, मैं उसकी शुद्धि कर लूँगी, पद्मा हंसकर बोली। नौकर ने एक तश्तरी पर 2 प्यालों में चाय दी, 2 रकाबियों पर कुछ बिस्कुट और केक। एक नौकर ने एक छोटी मेज उठाकर राजेंद्र और पद्मा की कुर्सी के बीच रख दी, एक धुली तौलिया ऊपर से बिछा दी। सौसर पर प्याले तथा रकाबियों पर बिस्कुट और केक रखकर नौकर पानी लेने चला गया। दूसरा नौकर आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। मैं निश्चय कर चुका हूँ, जवान भी दे चुका हूँ, अब के तुम्हारी शादी कर दूंगा, पंडित रामेश्वर जी ने कन्या से कहा। लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया है, डिग्री प्राप्त करने से पहले विवाह ना करूंगी, सिर झुकाकर पद्मा ने जवाब दिया। मैं मजिस्ट्रेट हूँ बेटी, अब तक अकल ही की पहचान करता रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा सुनने की तुम्हें इच्छा ना होगी। गर्व से रामेश्वर जी टहलने लगे। पद्मा के हृदय के खिले गुलाब की कुल पंखड़ियाँ हवा के एक पुरजोर झोंके से कांप उठी। मुक्ताओं सी चमकती हुई 2 बूंदें पलकों के पत्रों से झड़ पड़ी। यही उसका उत्तर था। राजन जब आया, तुम्हारी माता को बुलाकर मैंने जीने पर नौकर भेज दिया था, एकांत में तुम्हारी बातें सुनने के लिए। तुम हिमालय की तरह अटल हो, मैं भी वर्तमान की तरह सत्य और दृढ़। रामेश्वर जी ने कहा, तुम्हें इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया कि तुम कुल कलंक बनो। आप ये सब क्या कह रहे हैं? चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम? तुम ब्राह्मण कुल की कन्या हो, वो क्षत्रिय घराने का लड़का है, ऐसा विवाह नहीं हो सकता। रामेश्वर जी की सांस तेज चलने लगी, आंखें भौं से मिल गईं। आप नहीं समझे मेरे कहने का मतलब, पद्मा की निगाह को छूट गई। मैं बातों का बनाना आज 10 साल से देख रहा हूँ। तू मुझे चराती है, वो बदमाश। इतना बहुत है, आप अदालत के अफसर हैं, अभी अभी आपने कहा था अब तक अक्ल की पहचान करते रहे हैं, ये आपकी अक्ल की पहचान है? आप इतनी बड़ी बात राजेंद्र को उसके सामने कह सकते हैं? बतलाइए, हिमालय की तरह अटल सुन लिया तो इससे आपने क्या सोचा? आग लग गई जो बहुत दिनों से पद्मा की माता के हृदय में सुलग रही थी। हट जा मेरी नज़रों से बाहर, मैं समझ गया। रामेश्वर जी क्रोध से कांपने लगे। आप गलती कर रहे हैं, आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं भी बिना पूछे हुए बतलाकर कमज़ोर नहीं बनना चाहती। पद्मा जेठ की लू में झुलस रही थी, स्थल पद्म सा लाल चेहरा तमतमा रहा था, आंखों की 2 सीपियां पुरस्कार की 2 मुक्ताएं लिए सगर्व चमक रही थीं। रामेश्वर जी भ्रम में पड़ गए, चक्कर आ गया, पास की कुर्सी पर बैठ गए, सर हथेली से टेक कर सोचने लगे। पद्मा उसी तरह खड़ी दीपक की निष्कंप शिखा सी अपनी प्रकाश में जल रही थी। क्या अर्थ है मुझे बता, माता ने बढ़कर पूछा। मतलब ये, राजन को संदेह हुआ था मैं विवाह कर लूँगी, ये तो पिताजी पक्का कराए हैं, इसके लिए मैंने कहा था कि मैं हिमालय की तरह अटल हूँ, ना कि यह कि मैं राजन के साथ विवाह करूँगी। हम लोग कह चुके थे कि पढ़ाई का अंत होने पर एक दूसरे की चिंता करेंगे। पद्मा उसी तरह खड़ी सीधे ताकती रही। तू राजेन को प्यार नहीं करती? आंख उठाकर रामेश्वर जी ने पूछा। प्यार करती हूँ। करती है? हाँ करती हूँ, बस और क्या? पिताजी। पद्मा की आबदार आंखों से आंसुओं के मोती टूटने लगे जो उसके हृदय की कीमत थे, जिनका मूल्य समझने वाला वहां कोई न था। माता ने ठोड़ी पर एक उंगली रखकर रामेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, प्यार भी करती है और मानती भी नहीं, अजीब लड़की है। चुप रहो। पद्मा की सजल आंखें भौं से सट गईं। विवाह और प्यार एक बात है। विवाह करने से होता है, प्यार अपने आप होता है। कोई किसी को प्यार करता है तो वो उससे विवाह भी करता है। पिताजी, जज साहब को प्यार करते हैं तो क्या इन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया है? रामेश्वर जी हंस पड़े। रामेश्वर जी ने शंका की दृष्टि से डॉक्टर से पूछा, क्या देखा आपने डॉक्टर साहब? बुखार बड़े जोर का है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस्म की हालत अच्छी नहीं, पूछने से कोई जवाब भी नहीं देती। कल तक अच्छी थी, आज एकाएक इतने जोर का बुखार, क्या सबब है? डॉक्टर ने प्रश्न की दृष्टि से रामेश्वर जी की तरफ देखा। रामेश्वर जी पत्नी की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा मैं एक नुस्खा लिखे देता हूँ, इससे जिस्म की हालत अच्छी रहेगी। थोड़ी सी बर्फ़ मंगा लीजिएगा, आइस बैग तो क्यों होगा ना आपके यहाँ? एक नौकर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। इस वक्त 104 डिग्री बुखार है, बर्फ़ डालकर सिर पर रखिएगा, 100 तक आ जाए तब जरूरत नहीं। डॉक्टर चले गए। रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा,
ये एक दूसरा फसाद खड़ा हुआ। ना तो कुछ कहते बनता है ना करते। मैं कौम की भलाई चाहता था, अब खुद ही नकटों का सिरताज हो रहा हूँ। हम लोगों में अभी तक ये बात ना थी कि ब्राह्मण की लड़की का किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह होता। हाँ, ऊंचे कुल की लड़कियाँ ब्राह्मणों के नीचे कुलों में गई हैं, लेकिन ये सब आखिर कौम ही में हुआ है ना। तो क्या किया जाए? इस्फारित आंखों से पत्नी ने पूछा। जज साहब से इसकी बचत पूछूंगा, मेरी अकल अब और नहीं पहुंचती। अरे छीटा जी! छीटा चिलम रखकर दौड़ा। जज साहब से मेरा नाम लेकर कहना जल्द बुलाया है। और भैया बाबू को भी बुला लाऊं? नहीं नहीं, रामेश्वर जी की पत्नी ने डांट दिया। जज साहब पुत्र के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। इंग्लैंड के मार्ग, रहन सहन, भोजन पान, अदब कायदे का बयान कर रहे थे। इसी समय छीटा बंगले पर हाजिर हुआ और झुककर सलाम किया। जज साहब ने आंख उठाकर पूछा, कैसे आए छीटा राम? हुजूर को सरकार ने बुलाया है और कहा है बहुत जल्द आने के लिए कहना। क्यों? बीबी रानी बीमार है, डॉक्टर साहब आए थे और हुजूर। बाकी छीटा ने कह ही डाला था। और क्या हुजूर? छीटा ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखें डबडबा आईं। जज साहब बीमारी कड़ी समझकर घबरा गए। ड्राइवर को बुलाया, छीटा चल दिया। ड्राइवर नहीं था। जज साहब ने राजेंद्र से कहा, जाओ मोटर ले आओ, चलो देखें क्या बात है। राजेंद्र को देखकर रामेश्वर जी सूख गए। टालने की कोई बात ना सूझी। कहा, बेटा पद्मा को बुखार आ गया है, चलो देखो, तब तक मैं जज साहब से कुछ बातें करता हूँ। राजेंद्र उठ गया। पद्मा के कमरे में एक नौकर सिर पर आइस बैग रखे खड़ा था। राजेंद्र को देखकर एक कुर्सी पलंग के नज़दीक रख दी। पद्मा? राजेंद्र? पद्मा की आंखों से टप टप गर्म आंसू गिरने लगे। पद्मा को एकटक प्रश्न की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने रुमाल से उसके आंसू पोंछ दिए। सिर पर हाथ रखा। नसें बड़े जोर से धड़क रही थीं। पद्मा ने पलकें बूंद लीं। नौकर ने फिर सिर पर आइस बैग रख दिया। सिरहाने थर्मामीटर रखा था। झाड़ कर राजेंद्र ने आहिस्ते से बगल में लगा दिया। उसका हाथ बगल से सटाकर पकड़े रहा। नज़र कमरे की घड़ी की तरफ थी। निकाल कर देखा, बुखार 103 डिग्री था। अपलक चिंता की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने पूछा, पद्मा तुम कल तो अच्छी थीं, आज एकाएक बुखार कैसे आ गया? पद्मा ने राजेंद्र की तरफ करवट ली, कुछ न कहा। पद्मा मैं अब जाता हूँ। ज्वर से उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखों ने एक बार देखा और फिर पलकों के पर्दे में मौन हो गईं। अब जज साहब और रामेश्वर जी भी कमरे में आ गए। जज साहब ने पद्मा के सिर पर हाथ रखकर देखा, फिर लड़के की तरफ निगाह फेर कर पूछा, क्या तुमने बुखार देखा है? जी हाँ देखा है। कितना है? 103 डिग्री। मैंने रामेश्वर जी से कह दिया है तुम आज यहीं रहोगे। तुम्हें यहाँ से कब जाना है? परसों ना? जी। कल सुबह बतलाना घर आकर पद्मा की हालत कैसी रहती है। और रामेश्वर जी, डॉक्टर की दवा करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं। जैसा आप कहें, संप्रदान स्वर से रामेश्वर जी बोले। जज साहब चलने लगे। दरवाजे तक रामेश्वर जी भी पीछे गए। राजेंद्र वहीं रह गया। जज साहब ने पीछे फिरकर कहा, आप घबराइए मत, आप पर समाज का भूत सवार है। मन ही मन कहा, कैसा बाप और कैसी लड़की। 3 साल बीत गए। पद्मा के जीवन में वैसा ही प्रभात, वैसा ही आलोक भरा हुआ है। वो रूप, गुण, विद्या और ऐश्वर्य की भरी नदी वैसी ही अपनी पूर्णता से अदृश्य की ओर वेग से बहती जा रही है। सौंदर्य की वो ज्योति राशि स्नेह शिखाओं से वैसी ही अम्लान स्थिर है। अब पद्मा एमए क्लास में पढ़ती है। वो सभी कुछ है, पर रामेश्वर जी नहीं हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पद्मा को एक पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं, पर अभी तक मेरी एक भी इच्छा तुमने पूरी नहीं की। शायद मेरा शरीर न रहे, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानकर चलो, राजेंद्र या किसी अपर जाति के लड़के से विवाह न करना, बस। इसके बाद से पद्मा के जीवन में आश्चर्यकर परिवर्तन हो गया। जीवन की धारा ही पलट गई। एक अद्भुत स्थिरता उसमें आ गई। जिस गति के विचार ने उसके पिता को इतना दुर्बल कर दिया था, उसी जात की बालिकाओं को अपने ढंग पर शिक्षित कर अपने आदर्श पर लाकर पिता की दुर्बलता से प्रतिशोध लेने का उसने निश्चय कर लिया। राजेंद्र बैरिस्टर होकर विलायत से आ गया। पिता ने कहा, बेटा अब अपना काम देखो। राजेंद्र ने कहा, जरा और सोच लूँ, देश की परिस्थिति ठीक नहीं। पद्मा? राजेंद्र ने पद्मा को पकड़कर कहा। पद्मा हंसती। तुम यहाँ कैसे राजेंद्र? पूछा। बैरिस्ट्री में जी नहीं लगता पद्मा, बड़ा नीरस व्यवसाय है, बड़ा बेदर्द। मैंने देश की सेवा का व्रत ग्रहण कर लिया है। और तुम? मैं भी लड़कियों को पढ़ाती हूँ।
तुमने विवाह तो किया होगा? हाँ किया तो है, हंसकर राजेंद्र ने कहा। पद्मा के हृदय पर जैसे बिजली टूट पड़ी, जैसे तुषार की प्रहत पद्मिनी क्षण भर में स्याह पड़ गई। होश में आ अपने को संभाल कर कृत्रिम हंसी हंसकर पूछा, किसके साथ किया? लिली के साथ। पद्मा स्वर में कांप गई। तुम्ही ने तो कहा था विलायत जाना और मेम लाना। पद्मा की आंखें भर आईं। राजेंद्र ने हंसकर कहा, यही तुम अंग्रेजी में एमए हो? लिली के माने? अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कहानी लिली।